गाइस कैसे हैं आप लोग। माय नेम इज अभिजीत मिश्रा। आई एम योर जी एजुकेटर। और गाइस आपका मोस्ट वेलकम है हमारे करंट अफेयर शो में। और पूरे वीक की शुरुआत करने वाले हैं। मंडे की बात कर रहे हैं। मंडे मतलब कुछ नया, एक नया दिन, एक नए जज्बात, एक नया पैशन और गाइस एक नए तरह का शो, हमारा करंट अफेयर्स। तो गाइस हमारे आज करंट अफेयर्स में नया क्या होने वाला है उसके लिए हमारे साथ बने रहें। सबसे पहले गाइस आपको मैं एक्सप्रेस वीडियो कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। हमारा एक्सप्रेस वीडियो कोर्स लॉन्च हो चुका है जस्ट फॉर 1499 में। 1499 में गाइस आप हमारा ये कोर्स अवेल कर सकते हैं। इस कोर्स में आपको फायदे क्या होने वाले हैं वो मैं आपको समझा दूँ। 1499 में ये कोर्स आपका लाइफ टाइम वैलिड है। पहली बार आपको सारे पीडीएफ्स मिलेंगे, सारी ई बुक्स मिलेंगी, सारे कंटेंट मिलने वाले। लाइफ टाइम वैलिड ये कोर्स है। इसके अलावा गाइज हमने आपके लिए टेलीग्राम चैनल्स बनाए हैं। ये टेलीग्राम चैनल जो है इस पे हम लोगों ने परमानेंट 2-3 बैंक एम्प्लॉय को हायर किया हुआ है। इसके अलावा हम बीच बीच में और भी बैंक एम्प्लॉय से सीधे आपको टेलीग्राम चैनल पे लेके आते हैं ताकि आप अपने डाउट्स पूछ सकें। तो लाइफ टाइम वैलिड कोर्स है गाइस। इसके अलावा पर्सनल आपको इंटरेक्शन है यहाँ पर फैकल्टीज के साथ है, एज वेल एज जो हमारे बैंक एम्प्लॉय उनके साथ है। इसके अलावा आपको हम अपना प्लैटिनम पैकेज भी दे रहे हैं, मतलब मॉक टेस्ट भी दे रहे हैं। और गाइस ये सब कुछ आपको 1499 में मिल रहा है। इससे सस्ता आपको कहीं नहीं मिलेगा और इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेगा, क्योंकि आपको यहाँ पे 2 कोर्सेज मैथ के मिल रहे हैं, 2 कोर्सेज रीजनिंग के मिल रहे हैं, एक कोर्स इंग्लिश का मिल रहा है और एक कोर्स मेरा जीए का मिल रहा है। तो आपके सामने 6 कोर्स हैं गाइस, ये भी देख लीजिए। इसके अलावा हमारा इंडिविजुअल बैच भी लॉन्च हो चुका है गाइस, आप उसको भी परचेस कर सकते हैं। इंडिविजुअल की कॉस्ट है 499 की, यानी अगर आप मेरा बैच परचेस करते हैं तो आपको 499 का प्राइस देना पड़ेगा। चलिए, इस कोर्स को परचेस करने के लिए या तो आप इस कॉन्टैक्ट नंबर से कॉन्टैक्ट कर लें, या तो आप इस ईमेल आईडी से अपना मेल वेल से करेस्पॉन्डेंस कर लें, या फिर आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर वहां पर एक लिंक दिया होगा, उस लिंक से सीधे हमारे पेज पर आप पहुंच जाएंगे जहां से आप इस कोर्स को परचेस कर सकते हैं। चलिए, तो गाइस शुरू करते हैं अपना सेशन और स्टार्टिंग करते हैं मोटिवेशनल कोट के साथ। और जो हमारा मोटिवेशनल कोट है, लाइफ हैज 2 रूल्स। लाइफ के 2 रूल हैं। पहला, कभी क्विट नहीं करना है, कभी गिव अप नहीं करना है। और दूसरा, ऑलवेज रिमेंबर रूल नंबर 1। ये थोड़ा पुराना कोट है ना, थोड़ा सा फिल्मी टाइप के कोट है ये। फिल्मी वाली बात क्या है भाई, हम लोग तो रॉकस्टार है ना, हम लोग तो हर फील्ड में फिल्मी है, हम तो हर फील्ड में रॉकस्टार है। तो भैया कभी क्विट नहीं करना है, ये पहला रूल है। और दूसरा रूल क्या है, रूल नंबर 1 को चेंज मत करो। मैं एग्जांपल देता हूँ। आपके ही बीच में एक स्टूडेंट है आदित्य शर्मा नाम के, तो उन्होंने कल मुझे बोला कि जस्ट लाइक कि सर आपने जो भी मतलब वीकली करंट अफेयर्स में पूछा वो आपने पढ़ाया नहीं था, तो अब मैं कहीं और से पढ़ कर आऊंगा और ये दूंगा। तो गाइज एक्चुअली क्या है ना, ये स्पॉन्सर्ड है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि भाई मुझे रूल नंबर 1 याद है, कभी क्विट नहीं करना है। तुम भी याद रखना, कभी क्विट मत करना। ऐसे ही कमेंट करके ऐसे ही मुझे मोटिवेट करते रहना। चलो ठीक है, चलो शुरू करते हैं अपना सेशन और स्टार्टिंग करते हैं आज के अपने न्यूज़ की। और गाइस इसमें हमने शनिवार और रविवार की न्यूज़ को इंक्लूड किया हुआ है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जुबैर इकबाल अपॉइंट हुए हैं न्यू एमडी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक। जुबैर इकबाल का काफ़ी पुराना एक्सपीरियंस रहा है एचडीएफसी बैंक में, और नाउ अब वो जम्मू एंड कश्मीर बैंक में न्यू एमडी बनेंगे। जुबैर इकबाल इनका नाम है। आइए पूरी न्यूज़ आपको दिखाते हैं। तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट तो वहाँ पर है नहीं, बेसिकली वहाँ पे लेफ्टिनेंट गवर्नर है, ठीक। तो गवर्नमेंट ने जो ये देखिए अपॉइंटेड सीनियर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द एचडीएफसी बैंक, नाम है जुबैर इकबाल, एज द न्यू एमडी ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक। यानी जुबैर इकबाल पहले एचडीएफसी बैंक में एम्प्लॉय थे, लेकिन अब ये नए एमडी बन गए हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक में। 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। 3 साल के लिए इनका अपॉइंटमेंट हुआ है। तो फिर इन्होंने किसको रिप्लेस किया? इन्होंने किसी को रिप्लेस नहीं किया है। देखिए, इसके अलावा आरके छिब्बर गाइस, जो कि जम्मू एंड कश्मीर के चेयरमैन और एमडी दोनों थे। तो आरके छिब्बर जो है अब वो केवल चेयरमैन ऑफ द बैंक रहेंगे। एमडी की पोस्ट इनसे ले ली गई है और एमडी की पोस्ट दे दी गई है जुबैर इकबाल को, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा। हालांकि आरके छिब्बर जो है ये चेयरमैन बने रहेंगे अगले 3 साल तक। और तो आरके छिब्बर ये नाम आपको याद रखना है और जुबैर इकबाल आपको एक नाम और याद रखना है। तो एक न्यूज तो गाइस हमारी हो गई। अब हम क्या बात करने वाले हैं कि इस न्यूज पर मैक्सिमम कितने टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। जैसे हु इज अपॉइंटेड एज द न्यू एमडी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर आरके छिब्बर हो जाएगा। सॉरी हमारा आंसर क्या हो जाएगा? जुबैर इकबाल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
वो इज द प्रेजेंट चेयरमैन, तो आंसर क्या हो जाएगा, आंसर आर के छिब्बर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर बैंक, आंसर क्या होगा, आंसर इज श्रीनगर, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द टैगलाइन ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर बैंक, टैगलाइन क्या है, तो इसकी टैगलाइन है सर्विंग टू एम्पावर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, तो हमने आपको चार चार न्यूज बताई कि पहले क्वेश्चन पर कितने मैक्सिमम क्वेश्चन बन सकते हैं। एक क्वेश्चन और बता था कि जो ये हमारे जम्मू एंड कश्मीर के नए जो एमडी बने हैं, जिनका नाम क्या है, जिनका नाम है जुबैर इकबाल, तो जुबैर इकबाल जो है वो इससे पहले किस बैंक में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट थे, तो आंसर क्या हो जाएगा, एचडीएफसी बैंक। तो एक क्वेश्चन और था। ठीक है, चलिए अब हम दूसरे न्यूज की बात करते हैं, राजेश गोयल की। राजेश गोयल अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द नारडेको। नारडेको क्या है गाइस, ये रियल एस्टेट की एक बॉडी है, एक संस्था है। तो राजेश गोयल को NAREDCO नारेडको के महानिदेशक के रूप में अपॉइंट किया गया है। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं, देखिए। तो नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल इन शॉर्ट NAREDCO, इन्होंने इस संस्था ने अपॉइंट किया है मिस्टर राजेश गोयल को एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द एसोसिएशन। तो राजेश गोयल डायरेक्टर जनरल अपॉइंट हुए हैं नारेडको के, मतलब नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल के। ठीक है, तो एक न्यूज हमने आपको और दे दी है। क्वेश्चन कैसे बनेगा, तो हु इज अपॉइंटेड एज द डायरेक्टर जनरल ऑफ द NAREDCO, आंसर क्या हो जाएगा, आंसर राजेश गोयल, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डी इन द NAREDCO, मतलब एब्रिविएशन पे क्वेश्चन आ गया। अब इसका आंसर क्या होगा, आप लोग को मैंने अभी इसका फुल फॉर्म बताया था, तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल, नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल डेवलपमेंट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द NAREDCO, मतलब नेशनल रियल एस्टेट डेवलपमेंट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। स्टैटिक न्यूज भी हम साथ ही साथ कवर करते आ रहे हैं और आपको ये सेशन जरूर अच्छा लगेगा, और जब हमारी लाइव क्लास होंगी तो आपको और सोने पे सुहागा हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नारेडको जो है वर्क अंडर विच मिनिस्ट्री, तो ये रियल एस्टेट की बात है गाइस, तो कहीं ना कहीं ये हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के अंदर में आएगा, क्योंकि मिनिस्ट्री ऑफ रियल एस्टेट होता ही नहीं है गाइस। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए अपॉइंटमेंट में हमने दो न्यूज की बात कर ली एंड मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चंस की बात कर ली। अब बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी की बात आपसे कर लेते हैं। ठीक है, फेसबुक, तो फेसबुक की बात करें, फेसबुक ने एक्वायर कर लिया है एनिमेटेड ग्राफिक स्टार्टअप गिफी। मेरे ख्याल से गिफी आप लोगों ने देखा होगा, आप लोग कई तरह के इससे इमोजीज देखते होंगे, इसमें है ना गिफी। जैसे गिफी कहाँ पे, इसका काम कहाँ पे होता है गाइस, हम लोग जब पीपीटीज बनाते हैं ना, तो पीपीटीज पर जब भी आप देखते हैं ना कोई चलती फिरती पीपीटीज है, लाइव पीपीटीज है, तो गिफी से ही हम लोग उठाते हैं, इमेज उठाते हैं। तो फेसबुक एक्वायर कर लिया है एनिमेटेड ग्राफिक स्टार्टअप गिफी को। आइए आपको दिखाते हैं पूरी न्यूज। तो फेसबुक ने गिफी को एक्वायर कर लिया। ठीक, फेसबुक विल नाउ इंटीग्रेट गिफी इन इट्स इंस्टाग्राम विजुअल सोशल नेटवर्क, यानी कि अब आपको इंस्टाग्राम पर गिफी को एक्वायर होने से आपको कई सारे इंटरेक्टिव चीजें मिलेंगी। अगर आपको थोड़ा आप क्यूरियस हैं, तो अगर आपने कभी गिफी का यूज नहीं किया है तो गिफी को आप सर्च कर लें, आपको वास्तव में बहुत मजा आएगा, बहुत बढ़िया, बहुत मजा आएगा। ठीक है, तो गिफी को अब इंस्टाग्राम पर आप देख पाएंगे। तो ये न्यूज हमारे सामने थी। तो भाई हु एक्वायर्ड एनिमेटेड ग्राफिक स्टार्टअप गिफी, आंसर क्या होगा, आंसर इज फेसबुक, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। गिफी स्टार्टअप बिलोंग्स टू विच कंट्री, गिफी किस देश की स्टार्टअप कंपनी है, ये आपसे पूछा गया है। तो गिफी यूएस की होगी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। फेसबुक एक्वायर हाउ मच % ऑफ शेयर ऑफ जियो, अच्छा तो भाई जियो में कितना शेयर एक्वायर कर लिया, तो ये भी एक अलग से क्वेश्चन है। तो 9.99%, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट CEO ऑफ द फेसबुक, कौन है, तो मार्क जुकरबर्ग, ऑप्शन नंबर सी। फेसबुक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, तो ये कैलिफोर्निया US में है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में एक न्यूज हमने आपको दिखा दी कि फेसबुक ने गिफी को एक्वायर किया है। दूसरी न्यूज, एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की बात कर रहे हैं। इन्होंने $145 मिलियन का एक लोन एग्रीमेंट साइन किया है विद द वेस्ट बंगाल एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक 145 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन कर रहा है वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ एज वेल एज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ फॉर द इम्प्रूव इन इरिगेशन सर्विसेज इन वेस्ट बंगाल। आइए आपको पूरी न्यूज दिखाते हैं। तो भारत सरकार, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल एंड द एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक, इन्होंने मिलकर $145 मिलियन के एक लोन एग्रीमेंट पे साइन किया है।
और बेसिकली ये लोन एग्रीमेंट इरिगेशन प्रोजेक्ट के लिए है। कौन सा इरिगेशन प्रोजेक्ट गाइस? तो दामोदर वैली कमांड एरिया, ये मत भूलना, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। दामोदर वैली कमांड एरिया किस स्टेट में है? तो वेस्ट बंगाल में है। और दामोदर वैली कमांड एरिया के लिए 145 मिलियन यूएसडी का एक लोन एग्रीमेंट साइन हुआ है वेस्ट बंगाल और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बीच में। आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। Who signed a 145 billion loan agreement with the government of India and the Bengal, West Bengal? तो आंसर क्या हो जाएगा? एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन। तो व्हाट अमाउंट ऑफ लोन एग्रीमेंट AIIB और वेस्ट बंगाल के बीच में? तो आंसर इज 145 बिलियन यूएस 145 मिलियन, ठीक है। तो 145 बिलियन यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे मिलियन, तो ये आंसर आपका होगा ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ AIIB? तो AIIB का हेडक्वार्टर कहाँ पे बचा लो जरा बताइए? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक का हेडक्वार्टर बीजिंग चाइना में है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए, हाउ मेनी मेंबर्स आर लिस्टेड विद AIIB? AIIB के साथ कितने मेंबर लिस्टेड है? क्या इसका आंसर होगा? आंसर इज 78। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। चलिए, तो बिजनेस फाइनेंस इकोनॉमी में न्यूज नंबर 3 की हम बात करने वाले हैं। पहला फेसबुक और गिफ्ट, दूसरा AIIB एंड वेस्ट बंगाल, और तीसरा यहाँ पर न्यूज आपको हम दिखा रहे हैं नाबार्ड की। तो नाबार्ड ने कुछ दिन पहले ही बोला था कि कोविड-19 की वजह से पूरे देश में रूरल एरियाज में पैसे की कमी हम नहीं आने देंगे। इसके लिए हम हर स्टेट में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं, जो रीजनल रूरल बैंक्स हैं, उनको हम रीफाइनेंस करेंगे। तो उसी श्रेणी में आगे बढ़ते हुए नाबार्ड ने क्या किया है? नाबार्ड ने पंजाब के लिए 1500 करोड़ रुपए सैंक्शन किए हैं। रुपीज 1500 करोड़ सैंक्शन फॉर पंजाब टू इंश्योर कॉन्टिन्यूअस क्रेडिट फ्लो टू द फार्मर, यानी किसानों के पास कॉन्टिन्यूअस पैसा पहुंचता रहे। इसीलिए नाबार्ड ने पंजाब में जो कोऑपरेटिव बैंक्स हैं उनको 1500 करोड़ रुपए का लोन दिया है, ताकि यही लोन वो आगे अपने किसानों को देते रहें। इसी को हम क्या बोलते हैं गाइस? ये आप लोग मुझसे पढ़े हो, इसी को हम क्या बोलते हैं? इसी को हम रीफाइनेंस फैसिलिटीज बोलते हैं। इसी को हम क्या बोलते हैं? रीफाइनेंस फैसिलिटीज बोलते हैं, ठीक है। चलिए, नाबार्ड की बात कर ले। तो नाबार्ड ने सैंक्शन किया है 1500 करोड़ रुपीस पंजाब के लिए, ताकि वहां के किसानों को प्रॉपर पैसा वैसा मिलता रहे, ठीक है, थ्रू स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स एमिड द कोविड-19 पैंडेमिक। मतलब स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स जो होंगे नाबार्ड में, उनके थ्रू पैसा किसानों तक पहुंचाया जाएगा, ठीक है। द अमाउंट गिवन इट पार्ट ऑफ द नाबार्ड 25,000 करोड़ नेशनल वाइड स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी। अब ये तुमको याद करना, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाबार्ड ने अपने स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी के लिए कितने अमाउंट की घोषणा की थी? 25,000 करोड़ रुपीस। तो नाबार्ड ने थोड़े दिन पहले ही 25,000 करोड़ रुपए का एक अनाउंसमेंट किया था। ये एक स्पेशल लिक्विडिटी फैसिलिटी होगी जो कि नाबार्ड हर स्टेट में कोऑपरेटिव बैंक के थ्रू अपने किसानों को पहुंचाएगा। स्पेशल लिक्विडिटी फंड 25,000 करोड़ रुपीस, नाबार्ड, याद रखिएगा, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। आइए कुछ क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाउ मच अमाउंट सैंक्शन बाय नाबार्ड टू पंजाब? कितना भाई? अभी हमने पढ़ा कितना पैसा? 1500 करोड़ रुपए, ये होगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर, 1500 करोड़ रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ पंजाब? भाई पंजाब के गवर्नर कौन है? तो कौन है? बीपी सिंह बडनोरे हैं। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर, याद है हमें। हु इज द प्रेजेंट चेयरमैन ऑफ द नाबार्ड? नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन कौन है? तो नाबार्ड के प्रेजेंट चेयरमैन मिस्टर एच कुमार भनवाला है। इनको भी 6 मंथ का एक्सटेंशन मिला है, याद रखना। ये भी एक तरह से नया अपॉइंटमेंट ही हुआ, ठीक है। और देख लीजिए, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ विच कमेटी नाबार्ड वाज फाउंडेड? अब ये स्टैटिक का क्वेश्चन है। तो नाबार्ड का एस्टेब्लिशमेंट 1982 में 100 करोड़ कैपिटल, इनिशियल कैपिटल के साथ नरसिम्हम कमेटी के रिकमेंडेशन, सॉरी शिवरमन कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, साइंस और टेक्नोलॉजी की बात करेंगे। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हम IIT गांधीनगर की बात करने वाले हैं। तो IIT गांधीनगर ने डेवलप किया है कोविड-19 डैशबोर्ड टू हेल्प कंटेन कम्युनिटी इन्फेक्शन पोस्ट लॉकडाउन। गाइस मेरी बात समझिएगा, अगर कोरोना वायरस में सबसे खतरनाक कुछ है तो वो है कम्युनिटी इन्फेक्शन। मतलब कि एक मोहल्ले में, एक गली में, एक लोकेशन में सबको कोविड-19 सब लोग इन्फेक्टेड हो जाए। हालांकि उसको रोकने में भारत सरकार काफी कामयाब रही है, और ऐसा हो भी ना, इसके लिए IIT गांधीनगर ने एक डैशबोर्ड लॉन्च किया है। उस डैशबोर्ड में सब इंफॉर्मेशन होगी, मतलब कि क्या हमारे देश में कोरोना फैलने के सोर्स रहे हैं, कितना कोरोना हमारे देश में फैला हुआ है, कितने इन्फेक्टेड पर्सन है, कितने रिकवर पर्सन है, डेथ रेट क्या है, दूसरे देशों में क्या, मतलब पूरी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ताकि कोविड-19 के अगेंस्ट में जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट डिसीजन ले रहे हैं उनको डेटा में प्योरिटी मिले थोड़ी, ठीक है। तो आपको बस याद रखना है कि
कि डैशबोर्ड, जब भी डैशबोर्ड का नाम आएगा तो आईआईटी गांधीनगर आपके जबान पे होना चाहिए, ठीक है, देख लीजिए। तो आईआईटी गांधीनगर ने हैव डेवलप्ड एन इंटरैक्टिव कोविड-19 डैशबोर्ड, इसका नाम देख लीजिए MIRAHD, MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड, ये इसका नाम होगा। तो MIRAHD कोविड-19 डैशबोर्ड किसने डेवलप किया? आईआईटी गांधीनगर ने। तो ये आपको रट्टा पूरा मार लेना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये डैशबोर्ड क्या करेगा इस, तो ये आपको भावनाओं में समझने वाली बात है, इस पर आपको समय देने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए हैं। जब भी आपसे डैशबोर्ड का नाम पूछेगा आईआईटी गांधीनगर और उस डैशबोर्ड का नाम क्या है, MIRAHD, आपको इतना ही पढ़ना है, ये सब पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, ठीक है। क्वेश्चन, तो which educational institute has developed an interactive dashboard to help contain COVID-19 community infection post lockdown? आंसर क्या होगा? आंसर इज आईआईटी गांधीनगर, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हु इज द प्रेजेंट डायरेक्टर ऑफ आईआईटी गांधीनगर? तो वर्तमान में गांधीनगर, आईआईटी गांधीनगर के डायरेक्टर कौन है गाइस? आंसर क्या हो जाएगा? सुधीर के जैन। एक क्वेश्चन इस पर और बन सकता था कि वो जो डैशबोर्ड है उसका नाम क्या है, तो उसका नाम क्या है? उसका नाम फिर से अपने मन में याद कर लीजिए, उसका नाम क्या है? MIRAHD, MIRAHD, इतना याद कर लीजिए, ठीक है, याद कर लेंगे आपको, ठीक। कैसे अगर नहीं याद हो रहा है, मेरा नाम मिश्रा है तो मेरे नाम से याद कर लो MIR, ठीक है, मिश्रा, हालांकि MI ऐसे होता है लेकिन तुम ये याद कर लो मेरा। और ASD कैसे याद करना है? तो मेरा नाम का पहला क्या है? A है, और HD वीडियो में बनाता हूँ, इस तरह कुछ कहानी बना, याद हो जाएगा यार, फटाक से हो जाएगा। चलो आगे बढ़ते हैं और अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, नेक्स्ट न्यूज़ की बात करते हैं। तो साइंस और टेक्नोलॉजी में एक न्यूज़ पर हम बात कर रहे थे, आईआईटी गांधीनगर द्वारा बनाया गया डैशबोर्ड जिसका नाम था क्या? MIRAHD, है ना। और अभी हम किसकी बात करेंगे? हम नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की बात करेंगे, NDMA। NDMA लॉन्चेस ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर ट्रैकिंग माइग्रेट मूवमेंट। तो गाइस आपको पता है कि इस समय भारत में सबसे तेजी से कोरोना वायरस जो फैल रहा है वो फैल रहा है माइग्रेंट वर्कर्स की वजह से, या लोगों की वजह से जो एक स्टेट से दूसरे में ट्रैवलिंग कर रहे हैं। मेरे मिर्जापुर में खुद ही डे बाय डे, मतलब कल तक 8 कोविड-19 पॉजिटिव थे, अभी 15 हो गए हैं भी और आगे बढ़ने वाले हैं। तो ये केवल माइग्रेंट वर्कर्स की वजह से हो रहा है। तो ये माइग्रेंट वर्कर्स कहाँ से निकल रहे हैं, कहाँ किस स्टेट में गए, कहाँ खो गए, उन सबको ट्रैक करने के लिए क्या हुआ है? NDMA ने एक डैशबोर्ड निकाला है। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपके एग्जाम में क्वेश्चन कैसे बन सकता है कि किस बॉडी ने, किस संस्थान ने माइग्रेंट वर्कर के लिए डैशबोर्ड लॉन्च किया था? तो आंसर क्या हो जाएगा? नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने क्या किया है? एक ऑनलाइन डैशबोर्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम, NMIS, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम ऑन द एग्जिस्टिंग NDMA GIS पोर्टल। तो NDMA GIS इसका एक पोर्टल है, मतलब ये पोर्टल का नाम बता रहा है। तो इस पोर्टल में ही क्या होगा? इस पोर्टल में आपको एक डैशबोर्ड और मिल जाएगा, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। और यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर मतलब जितने भी माइग्रेंट का मूवमेंट है वो पूरा यहाँ पे रजिस्टर्ड होगा अक्रॉस द स्टेट, ठीक है। इससे सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। इसमें मतलब कि लोगों का डेटा आप अपलोड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हैं फैसिलिटी, ये भी पढ़ना नहीं है आपको ध्यान देना है क्या कि भाई माइग्रेंट्स पर पोर्टल किसने लॉन्च किया? तो NDMA ने। पोर्टल का नाम क्या है? तो पोर्टल का नाम देख लीजिए आप एक बार, नेशनल माइग्रेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। बस आपको 2 न्यूज़ याद रखनी है, उतना ही एग्जाम में काम आएगा। तो विच ऑर्गेनाइजेशन लॉन्च एन ऑनलाइन डैशबोर्ड फॉर ट्रैकिंग माइग्रेंट मूवमेंट? आंसर क्या होगा? आंसर इज NDMA, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर, है ना। और वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ NDMA? हेडक्वार्टर ऑफ NDMA क्या है? तो आंसर इज न्यू दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। NDMA वर्क्स अंडर विच मिनिस्ट्री? तो नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत काम करती है? तो वो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंतर्गत काम करती है, ऑप्शन नंबर ए। ये कोई मिनिस्ट्री नहीं होती है, ठीक है। चलिए, NDMA हेड बाय विच एग्जीक्यूटिव? और NDMA का हेड कौन होता है? तो वैसे आप होम मिनिस्टर बोलेंगे लेकिन इसका हेड प्राइम मिनिस्टर होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब गवर्नमेंट स्कीम्स की बात करेंगे। गवर्नमेंट स्कीम्स में न्यूज नंबर 1 की बात करते हैं। और न्यूज नंबर 1 में आपको इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि गवर्नमेंट एलोकेट ₹40,000 करोड़ मोर फॉर मनरेगास। तो महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो भारत सरकार 40,000 करोड़ रुपए और एलोकेट कर रही है, क्योंकि इस बार की बजट में आपने पढ़ा होगा कि भारत सरकार 61,000 करोड़ रुपीस खर्च करेगी फॉर द मनरेगा। तो मनरेगा पे इतना खर्च करेगी, प्लस एम्प्लॉयमेंट और अपॉर्चुनिटी और बढ़ाने के लिए 40,000 करोड़ रुपए और खर्च करने वाली है भारत सरकार। आइए आपको इन्फॉर्मेशन देते हैं, ठीक। तो गवर्नमेंट अनाउंस एन एडिशनल 40,000 करोड़।
एलोकेशन फॉर द रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम टू हेल्प प्रोवाइड जॉब टू माइग्रेंट वर्कर रिटर्निंग होम। क्योंकि पहले क्या था, पहले एक एरिया में लिमिटेड लोग थे, मतलब वहीं के लोग थे, लेकिन अब बाहर से भी लोग आ रहे हैं जो कि इस एरिया के रहने वाले थे, अभी तक रह नहीं रहे थे, तो इनको भी काम करने की जरूरत पड़ेगी। तो इसीलिए 40,000 करोड़ रुपए का मनरेगा में सरकार और निवेश कर रही है ताकि सबको जॉब अपॉर्चुनिटीज मिले। अच्छा कदम है हालांकि। और अनाउंसिंग द 5th एंड फाइनल ट्रेंच, तो भारत सरकार ने 5वां और फाइनल ट्रेंच का अनाउंसमेंट किया जो 20 लाख करोड़ पैकेज का था, और उसमें ये इन्फॉर्मेशन थी कि भारत सरकार मनरेगा में 40,000 करोड़ रुपए और लगा रही है। तो 61,000 करोड़ रुपीस थे गाइस, और 40 और आ गए। याद रखना इस चीज को, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है आप लोग को, ठीक है। और देख ली, ऑल्सो बोरोइंग लिमिट ऑफ स्टेट हैज बीन रेज फ्रॉम 3% ऑफ जीडीपी टू 5%। इसके अलावा अगर पहले बात करें तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्टेट गवर्नमेंट से बोला हुआ था कि आप देश के जीडीपी का 3% से ऊपर बोरोइंग अप नहीं कर सकते, लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा दिया गया और 5% कर दिया गया। तो ये भी आपको लर्न करना है, ये भी आपको लर्न करना है। मतलब मनरेगा के लिए 40,000 करोड़ रुपए दिए गए, बजट में ऑलरेडी 61,000 करोड़ रुपीस का अलॉटमेंट हुआ था। इसके अलावा स्टेट को 3% ऑफ जीडीपी बोरोइंग लिमिट को इंक्रीज करके 5% ऑफ जीडीपी बोरोइंग लिमिट कर दिया गया है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, तो इन द बजट 2020-21 हाउ मच अमाउंट हैज बीन एलोकेटेड फॉर द मनरेगा। तो गाइज आपको पता है कितना, 61,000 करोड़ रुपीस, मतलब 61,500 पूरा अमाउंट, ठीक। और अभी कितना किया गया है, 40,000 करोड़ रुपए, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द एवरेज पर डे वेज रेट फॉर अनस्किल्ड वर्क अंडर द मनरेगा। तो ऐसे लोग जो कि अनस्किल्ड हैं उनको पर डे के हिसाब से कितना रुपया मिलता है, तो 202 मिलता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। In which year Manrega scheme was launched? It is very important question. Answer is 2006. Option number B is right answer. आइए गवर्नमेंट स्कीम में न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं गाइस। पहले हम लोग ऑपरेशन ग्रीन के बारे में थोड़ी बात कर लें। तो गाइस आपने हमेशा देखा है कि हमारे देश में क्या होता है कि सितंबर, मतलब अगस्त लास्ट और सितंबर और अक्टूबर, इस टाइम पे हमारे देश में टोमेटो और अनियन, इनका जो दाम है ना, प्राइस, वो बढ़ता नहीं है, वो बढ़ता चला जाता है ना, बहुत महंगा हो जाता है। और ऐसा क्यों होता है, क्योंकि मई, जून और जुलाई हमारे देश में होती है बारिश, और बारिश में क्या होता है, बेसिकली हमारे नॉर्थ ईस्ट स्टेट जो है, महाराष्ट्र स्टेट जो है, ये सब कुछ पार्ट जो है वो बारिश की वजह से बिल्कुल बर्बाद हो जाते हैं, और जो मतलब सप्लाई होती है यहाँ से अनियन और टमाटर की, वो हमारे देश में नहीं हो पाती है। मतलब डिमांड काफी बढ़ जाता है और सप्लाई नहीं होती है, तो प्राइसेस काफी बढ़ जाते हैं। तो इसको रोकने के लिए भारत सरकार ने ऑपरेशन ग्रीन लॉन्च किया था, बेसिकली अनियन और टोमेटो के लिए। मतलब इसमें क्या होता है ना गाइस, इसमें ये होता है कि मतलब कि भाई अगर मतलब ट्रांसपोर्टेशन आप करोगे या कोल्ड स्टोरेज में इसे स्टोर करोगे ना, तो इसे मतलब टोमेटो और प्याज को, तो भारत सरकार इस पर सब्सिडी देती थी। मतलब कि ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द, मतलब जब डिजास्टर आया हुआ है, अगर कोई मतलब किसान ट्रांसपोर्टेशन करते हैं और कोल्ड स्टोरेज करते हैं सामान को, तो भारत सरकार इसमें आपको सब्सिडी देती थी ताकि हमारे देश में कमी ना हो किसी चीज की। इसे हम ऑपरेशन ग्रीन बोलते थे। लेकिन अभी क्या बोला गया कि ऑपरेशन ग्रीन टू बी एक्सटेंडेड टू ऑल फ्रूट वेजिटेबल, यानी अब ऑपरेशन ग्रीन जो है वो सभी तरह के फल और सब्जियों पर लागू किया जाएगा। अच्छा अनाउंसमेंट है, देखिए। तो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने अनाउंस किया है ऑपरेशन ग्रीन विल बी एक्सपेंडेड विथ एन एडिशनल फंड ऑफ ₹500 करोड़। तो मतलब कि ऑपरेशन ग्रीन को 500 करोड़ रुपए और दिए जाएंगे, क्योंकि अभी इसे एक्सटेंड किया जा रहा है। जो पहले टोमेटो और अनियन के लिए था और पोटैटो के लिए, अब वो सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के लिए लागू हो जाएगा, और इसके लिए 500 करोड़ रुपए का अलग से फंड की व्यवस्था की गई है। तो फंड कहाँ पे लगेगा वो भी देख लीजिए। तो बेटा वही है, ट्रांसपोर्टेशन में 50% सब्सिडी और स्टोरेज पर सरकार 50% सब्सिडी देगी, ताकि ट्रांसपोर्टेशन कॉन्टिन्यूस होता रहे, तो डिमांड सप्लाई बराबर रहेगी, और स्टोरेज कॉन्टिन्यूस होता रहे, ताकि अगर कभी डिमांड सप्लाई बिगड़े तो यहाँ से स्टोरेज से हम चीजें निकाल के डिमांड को सप्लाई के बराबर कर लें, ठीक। तो इट विल पायलटेड फॉर 6 मंथ, मतलब पायलट, देखो पायलट का मतलब होता है एक्सपेरिमेंट बेसिस, तो 6 महीने के लिए इसे एज एक्सपेरिमेंट बेसिस शुरू किया गया है। तो ये भी अच्छा पॉइंट है और अच्छा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको पढ़ना है आपको, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन, ऑपरेशन ग्रीन किसके लिए था। तो ऑपरेशन ग्रीन किसके लिए था, तो ऑपरेशन ग्रीन प्राइस फिक्सेशन स्कीम है बेटा, कि प्राइस ज्यादा ना हो इसेंशियल कमोडिटीज वेजिटेबल्स की, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
ऑपरेशन ग्रीन वॉज स्टार्टेड ऑन द लाइन्स ऑफ विच ऑपरेशन? तो गाइज आपको पता है मैंने क्या बोला कि फ्लड आता है तो हमारे देश में प्राइसेस बढ़ते हैं, तो ऑपरेशन फ्लड एंड ऑपरेशन ग्रीन साथ साथ है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैड अनाउंस ऑपरेशन ग्रीन इन द यूनियन बजट ऑफ किस ईयर? आंसर इज 2018-19, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे इंटरनेशनल अफेयर्स की। इंटरनेशनल अफेयर्स में आपको एक बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज हम दिखा रहे हैं। जर्मनी आउटला फ्लैग बर्निंग एज अ फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट। तो अभी जर्मनी में कुछ दिनों में इजराइल के और यूरोपियन यूनियन के झंडे जलाए गए, तो जर्मनी ने अब अपने देश के अंदर किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन या किसी दूसरे कंट्री का झंडा जो जलाते हैं लोग, अब वो एक अनलॉफुल एक्टिविटी बन गई है। ठीक है, तो जर्मनी ने अपने देश में फ्लैग बर्निंग करते हुए प्रोटेस्ट करने को क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। ठीक है, बैन कर दिया है, तो अब बैन हो गया है, याद रखिएगा, इतना बस आपको याद रखना है। ठीक है, तो जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम क्या है? जर्मनी की पार्लियामेंट का नाम है बुंडेस्टैग। ये भी याद कर लेना, कभी मतलब ये सब पूछा जाता है, बहुत रेयरली पूछा जाता है। तो बुंडेस्टैग की बात करें, इन्होंने कानून पारित किया है कि जो विदेशी देशों के झंडे जलाने को कानून पारित किया है कि मतलब ये कानून विदेशी देशों के झंडे जलाने को दंडनीय अपराध बनाता है। ठीक है, इतना याद रख लीजिए बस। चलिए, 3 साल का इम्प्रिजनमेंट मिलेगा, ये भी याद रखना। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह पूछे जाते हैं, 3 साल की जेल हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो विच कंट्री हैज बैन्ड फ्लैग बर्निंग एज अ मैनर ऑफ प्रोटेस्ट? आंसर क्या होगा? आंसर इज जर्मनी, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द कैपिटल ऑफ जर्मनी? आंसर क्या होगा? आंसर इज बर्लिन, ऑप्शन नंबर बी। व्हाट इज द करेंसी ऑफ जर्मनी? आंसर इज यूरो। और चौथा क्वेश्चन क्या बन सकता है कि फ्लैग जलाने पर कितने साल का इम्प्रिजनमेंट होगा? तो 3 साल का, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये हमारा चौथा क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंटरनेशनल अफेयर्स में न्यूज नंबर 2 की बात करते हैं गाइस, और स्लोवेनिया बिकेम फर्स्ट कोरोना वायरस फ्री कंट्री इन यूरोप। तो स्लोवेनिया यूरोप का पहला कोरोना वायरस फ्री देश बन गया है। यहाँ पर कोरोना वायरस के कोई नए मामले नहीं आए हैं काफी दिन से, और स्लोवेनिया ने अपने देश को पूरा लॉक कर दिया है बाहरियों के लिए। ठीक है, चलिए, तो स्लोवेनिया बिकम द फर्स्ट नेशन इन यूरोप टू डिक्लेयर एन ऑफिशियल इनटू द कोविड-19 पैंडेमिक। तो एक हमें पॉइंट ये ध्यान देना। ठीक है, चलिए, Which country is the first coronavirus free country in Europe? Important question, एग्जाम में जरूर आएगा। आंसर इज स्लोवेनिया, ऑप्शन नंबर ए। Which state is the first coronavirus free state in India? आंसर इज गोवा, ऑप्शन नंबर ए। What is the capital of Slovenia? आंसर क्या होगा? आंसर इज जुब्लिजाना, एल साइलेंट होता है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। व्हाट इज द करेंसी? तो क्या होगा? करेंसी इज यूरो, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं गाइस, डिफेंस की बात कर लेते हैं। तो डिफेंस में एफडीआई लिमिट जो है डिफेंस में, वो बढ़ाकर 74% कर दी गई है। मैं चाहता हूं गाइस कि कल आप लोग दूसरे डिफरेंट करंट अफेयर्स भी देखिए और इस न्यूज को जरूर देखिएगा। हालांकि पहले मेरी न्यूज पढ़ लीजिएगा, तभी आपको क्लियर होगा। देखिए गाइस, एक बात तो समझ लीजिए कि अगर आपसे कोई पूछे कि डिफेंस में एफडीआई कितने परसेंट है अभी, तो आपका आंसर क्या होगा? 100%। यही आंसर करना। आप बोलेंगे सर ये क्या है, अभी तो आप 74 बोल रहे हो, फिर आप 100 बोल रहे हो। दोस्तों डिफेंस में एफडीआई 100% है, लेकिन एक तरीके से, मतलब देखिए, एक्चुअली हमारे देश में एफडीआई के 2 रूट होते हैं बेटा। एक होता है ऑटोमेटिक, एक क्या होता है? एक होता है ऑटोमेटिक और एक होता है भारत सरकार गवर्नमेंट का रूट होता है। ठीक, तो ऑटोमेटिक का मतलब जहां पे गवर्नमेंट का इंटरफेयर नहीं, ठीक, और गवर्नमेंट रूट का मतलब जहां पे पूरा गवर्नमेंट का इंटरफेयर है। तो अभी तक क्या था हमारे देश में कि डिफेंस में 100% एफडीआई लिमिट थी, लेकिन अगर कोई कंपनी आती है इंडिया में और अगर वो अपना निवेश 49% तक करती है, तो उससे ऑटोमेटिक रूट से अप्रूवल था। मतलब गवर्नमेंट का कोई इसमें रोल नहीं है, गवर्नमेंट कोई आपके सामने खिलाफ इंक्वायरी नहीं बैठाएगी। लेकिन अगर 49 से ऊपर किसी कंपनी को निवेश करना होता था, तो निवेश तो वो कर सकती है 100% तक, लेकिन आपको गवर्नमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा, और भारत सरकार की तरफ जाने का मतलब आपका टाइम लगना है, और भारत सरकार पूरी इंक्वायरी होने के बाद ही आपको आगे बढ़ने देगी। मतलब बहुत टाइम इसमें आता है। लेकिन अब क्या हो गया है? अब भारत सरकार ने क्या बोल दिया है कि 74% तक ऑटोमेटिक रूट होगा। अगर इसके ऊपर निवेश करना है तो गवर्नमेंट रूट से तब आना होगा। तो याद रखिएगा, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये टेक्निकल चीजें, और इसको अगर समझना है आपको तो आपने मुझसे समझ लिया, किसी और चैनल पे देखिए क्या आपको बात ये समझ में आती है, देख लीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए। अगर एग्जाम में आया कि डिफेंस में एफडीआई कितनी, आप क्या बोलेंगे? 100%। ऑटोमेटिक रूट से कितनी है? 74%।
और अगर 74% से ऊपर जाना है तो गवर्नमेंट रूट से आपको जाना पड़ेगा। चलिए, तो गाइस देख लीजिए, तो डिफेंस में एफडीआई की लिमिट को बढ़ाया गया है ऑटोमेटिक रूट से। ऑटोमेटिक रूट में अभी तक 49% एफडीआई थी, लेकिन इसे इंक्रीज करके अब 74% कर दिया गया है। मतलब कि भारत सरकार 74% तक कोई इंटरफेयर नहीं करने वाली है। हाँ, इसके ऊपर अगर कोई कंपनी निवेश करती है उसी सेम कंपनी में, तो भारत सरकार आपसे सवाल जवाब कर सकती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 49 था, 74 कर दिया गया है। ऑटोमेटिक रूट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा, तो ये तो न्यूज हो गई, इसके अलावा भारत सरकार ने क्या किया है, गवर्नमेंट ने अपनी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड को कॉर्पोरेटाइज कर दिया है। मतलब कि अब ये जो भारत सरकार का ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड है वो पूरी तरह से एक कॉर्पोरेट की तरह काम करेगा। एक कॉर्पोरेट की तरह काम करेगा, मतलब बाहर से एमडी सीईओ हायर किए जाएंगे और बेसिकली क्या होगा इसमें, मतलब जस्ट लाइक प्राइवेट सेक्टर की तरह काम शुरू हो जाएगा। तो एक इन्फॉर्मेशन ये भी आपको हम दे रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो व्हाट इज द रेस लिमिट ऑफ एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक रूट? तो 49 से कितना कर दिया गया है, 49 से बढ़ा के 74 कर दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। व्हाट इज द एफडीआई लिमिट इन द डिफेंस सेक्टर? अगर आपके एग्जाम में एफडीआई लिमिट इन द डिफेंस सेक्टर पूछा जाएगा तो आप 100 बोलेंगे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आइडेंटिफाई द सेक्टर वेयर एफडीआई इज नॉट अलाउड। तो हमारे देश में कुछ एरियाज है जहां पर एफडीआई अलाउड नहीं है, जैसे न्यूक्लियर एनर्जी, जैसे बैटिंग का मतलब सट्टेबाजी, जैसे गैम्बलिंग मतलब जुआ, जैसे निजी कंपनी, चिटफंड कंपनी, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ टोबैको प्रोडक्ट्स, इन सब जगहों पे एफडीआई अलाउड नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। मेजर सोर्स ऑफ एफडीआई कम्स इन इंडिया फ्रॉम विच कंट्री इन 19? तो हमारे देश में 2019 में सबसे ज्यादा एफडीआई आया है सिंगापुर से। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफेंस में पार्ट 2 की नेक्स्ट न्यूज की बात कर रहे हैं। तो राजनाथ सिंह अप्रूव ₹400 करोड़ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम। तो राजनाथ सिंह ने 400 करोड़ रुपए देकर एक डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की शुरुआत हमारे देश में की है। अमाउंट आपको याद रखने की जरूरत है। तो राजनाथ सिंह जी की बात कर रहे हैं, हमारे देश के रक्षा मंत्री हैं। इन्होंने डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम की शुरुआत की है विद 400 करोड़ रुपीज कैपिटल। इससे क्या होगा, हमारे देश में टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा फॉर द डिफेंस सेक्टर। ठीक है, तो ये भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक, और ये जो स्कीम है ये 5 साल की है पूरी। ठीक है, 5 साल की, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ डिफेंस टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम अप्रूव बाय द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी? आंसर इज 400 करोड़ रुपीज। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। रिसेंटली डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी कमीशन इंडियन कोस्ट गार्ड शिप सचेत एंड 2 इंटरसेप्टर बोट्स C450 एंड C451 इन विच प्लेस? मैंने आपको ये पढ़ाया, आंसर इज गोवा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेयर इज द कॉन्स्टिट्यूएंसी ऑफ द डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी? आंसर इज लखनऊ यूपी। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। आइए बुक ऑथर की बात करेंगे। अ बुक टाइटल्ड वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी ऑथर्ड बाय फैंग फैंग। तो फैंग फैंग एक लेडी हैं जिन्होंने एक बुक लिखी है वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी। आइए इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो बुक का नाम क्या है, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, ऑथर्ड बाय फैंग फैंग। इसको ट्रांसलेट किया है चाइनीज से इंग्लिश में माइकल बैरी ने, और पब्लिकेशन कंपनी का नाम है हार्पर नॉन फिक्शन। हार्पर नॉन फिक्शन ये एक तरह का एक पब्लिशिंग कंपनी है। ठीक है, तो बुक का नाम, ऑथर का नाम, ट्रांसलेटर का नाम और पब्लिश बाय आपको हमने पढ़ा दिया। चलिए, तो बुक का नाम पूछा गया है, मतलब बुक के राइटर का नाम पूछा गया है, वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी, और इस बुक के ऑथर कौन है, ये है फैंग फैंग। ऑप्शन फैंग फैंग है, कंप्यूटर से मिस्टेक हो चुकी है, तो ये फैंग फैंग। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज द फर्स्ट एपिक सेंटर ऑफ कोरोना वायरस? तो कोरोना वायरस का पहला एपिक सेंटर कौन था, तो वो था वुहान, उसके बाद यूरोप था। ठीक है, तो वुहान। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। वुहान इज लोकेटेड इन विच प्रोविंस? चाइना किस प्रोविंस से पड़ता है ये, तो ये पड़ता है हुबई प्रोविंस में। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलिए आइए अब एक्स्ट्रा लाइट पे आते हैं। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे 17 मई को सेलिब्रेट किया गया। तो वर्ल्ड टेलीकम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन सोसाइटी डे डेट 17 मई को सेलिब्रेट किया गया। थीम आपको पढ़नी पड़ेगी, कनेक्ट 2030 आईसीटी फॉर द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ये इसकी थीम। आइए नेक्स्ट न्यूज, वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे, उच्च रक्तचाप दिवस 17 मई को सेलिब्रेट किया गया। तो वर्ल्ड हाइपरटेंशन डे 17 मई, और इसकी थीम है मीजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर।
मीजर योर ब्लड प्रेशर, कंट्रोल इट, लिव लॉन्गर, तो ये भी याद करना है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया गया। 16 मई को इंटरनेशनल डे ऑफ लाइट ऑब्जर्व किया गया। इसकी थीम में नहीं थी, इतना ही याद करना है आपको, इतना ही काफी है आपके लिए। आगे देखिए, इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस, ये भी 16 मई को सेलिब्रेट किया गया। इसकी थीम भी नहीं थी, तो ये इतना याद रखना है। 16 मई को नेशनल डेंगू डे भी मनाया गया, ये भी याद कर लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। E-NAM reaches 1000 मंडी अक्रॉस 18 स्टेट एंड 3 UT। तो अभी हम लोगों ने कुछ दिन पहले तक पढ़ा था कि E-NAM में अभी 1000 नहीं थे, मतलब कि कम थे, लेकिन अब 1000 मंडी हो चुकी हैं। देखिए यहाँ पे इंफॉर्मेशन, तो अगर मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर की बात माने तो E-NAM में टोटल 1000 मंडी हो चुके हैं। 38 का गैप था और अब 38 आ चुके हैं। अब ये 38 कहाँ से आए हैं वो मैं आपको आगे दिखाऊंगा। तो टोटल 18 स्टेट और 3 UT की 1000 मंडी E-NAM में पहुंच गई हैं। 38 न्यू मंडी इसमें इंक्लूड हुई हैं, ठीक है। अब ये 38 न्यू मंडीज कहाँ से आई हैं? तो 19 फ्रॉम मध्य प्रदेश, 10 from Telangana, 4 from Maharashtra and 1 each in the Gujarat, Haryana, Punjab, Kerala, Jammu and Kashmir। यहाँ से आई 19th, सबसे ज़्यादा मतलब MP से आई है 19, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन, व्हाट इज द नंबर ऑफ टोटल मंडीज अंडर E-NAM? तो अभी कितने हो गए हैं? अभी 1000 हो गए हैं, 38 नई मंडी इसमें इंक्लूड हुई हैं, ठीक। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ M इन E-NAM? तो अब इसका फुल फॉर्म पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट्स। ये देखिए यहाँ पे लिखा भी हुआ है, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। हाउ मेनी स्टेट आर पार्ट ऑफ E-NAM? तो कितने? 18 स्टेट, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। इन विच ईयर E-NAM वॉज लॉन्च? तो 2020 जो है ना, ये भी याद रख लेना। तो 2020 जो था ये चौथा साल था, मतलब 2016, अप्रैल 2016, ऑप्शन नंबर डी। और वो भी अप्रैल, याद रखना अप्रैल 2016 की बात हम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो CSIR है ना, CSIR कोलैबोरेट विथ इंटेल इंडिया एंड IIT हैदराबाद। तो CSIR ने इंटेल इंडिया और IIT हैदराबाद के साथ एक एग्रीमेंट किया है। तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च वर्किंग विथ इंटेल इंडिया एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैदराबाद इन डेवलपिंग अ फास्टर एंड कॉस्ट एफिशिएंट कोविड-19 डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन and IT technology to understand epidemiology and AI based risk stratification of the patient। मतलब सिंपल सी लैंग्वेज में बात करें तो CSIR, इंटेल इंडिया और IIT हैदराबाद, ये लोग मिलकर एक कॉस्ट एफिशिएंट और एक फास्टर कोविड-19 डायग्नोस्टिक सॉल्यूशन बनाएंगे, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर बेस। मतलब एक तरह का सॉफ्टवेयर जो कि इंसान के सिम्टम, उनकी बॉडी लैंग्वेज, उनकी बॉडी की हीट, इन सब से ये बता देगा कि वो इंसान इन्फेक्टेड है कि नहीं। तो ये चीज़ की बात हो रही है। तो CSIR, IIT हैदराबाद और इंटेल याद रखिएगा, ठीक है, काम आपका हो जाएगा। तो विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोलैबोरेट विद द इंटेल इंडिया एंड IIT हैदराबाद? तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर CSIR हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ CSIR? आंसर इज दिल्ली, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। हु इज रिप्रेजेंट DG ऑफ द CSIR? DG कौन है? तो इनका नाम आपको पता होगा, आंसर इज शेखर मंडे, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, एक्सट्रैक्ट में नेक्स्ट न्यूज की बात करते हैं। तो गोदरेज पिक्स 25% स्टेक इन केनिया कैनन केमिकल्स। देखिए, तो गोदरेज की बात करें तो गोदरेज बहुत सारे इंडस्ट्री में काम करता है। तो गोदरेज का एक इंडस्ट्री है कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड, मतलब ये गोदरेज का FMCG का मतलब फास्ट मूविंग कंज्यूमर, FMCG फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स, मतलब जैसे गाइस ये सोप, बिस्किट, लाइक आइसक्रीम, मैगी, ये सब क्या है? FMCG प्रोडक्ट है। तो गोदरेज की एक कंपनी है गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट, जो बेसिकली FMCG कंपनी है। तो इसने क्या किया है, इसने केनिया के एक कैनन केमिकल्स कंपनी में 25% शेयर परचेस किए हैं। तो वो इन्फॉर्मेशन आपको हम दिखा रहे हैं, देखिए यहाँ पे। तो गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग लिमिटेड, यही कंपनी का नाम है, गोदरेज की यही कंपनी का नाम है, देखो लिखा है अ सब्सिडरी ऑफ FMCG फर्म गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड। तो ये मेन कंपनी है, गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट लिमिटेड की एक कंपनी है जो अफ्रीका में काम करती है, गोदरेज ईस्ट अफ्रीका होल्डिंग लिमिटेड। तो इसने क्या किया है, इसने 25% स्टेक परचेस किए हैं कैनन केमिकल्स लिमिटेड में, जो केन्या की कंपनी, सिंपल सा, ठीक है। तो विच ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन एक्वायर्ड 25% स्टेक इन केनियाज कैनन केमिकल लिमिटेड? आंसर क्या हो जाएगा? आंसर इज गोदरेज, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। हु इज द चेयरमैन ऑफ द गोदरेज ग्रुप? आंसर इज आदि गोदरेज, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर।
चले गाइस, तो ये हमने एक चेंज किया है। हो सकता हो कि पहले दिन आपको थोड़ा मजा ना आए, थोड़ा आपको टाइम टेकिंग लगे, लेकिन गाइस दिस इज परफेक्ट शो। आप मेरी बात समझिए, जैसे जैसे दिन बीतेगा हम अभी और मजा इसमें लाएंगे। अभी लाइव होगा तो हम और मजे करेंगे इसमें, ठीक है, बिलीव करिए मेरा। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं आपसे फिर से करंट अफेयर्स में, धमाल मचाते हैं। लेकिन प्लीज गाइज हमारे सेशन को लाइक करते रहो, शेयर करते रहो, आपके सपोर्ट की हमें काफी जरूरत है। थैंक यू सो मच गाइज, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं बहुत जल्दी आपसे। थैंक यू।